अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम यूनिट 2 एथिक्स इन रिसर्च या एथिकल इश्यूज़ इन नर्सिंग रिसर्च उस यूनिट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो हैं उन पर हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद है इनको प्रैक्टिस करके हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो थोड़े रिफ़्रेश हो जाएँगे, क्लियर हो जाएँगे। तो ये वैसी एमसीक्यूज़ हैं जैसे हम एक बार पहले वीडियो बना चुके हैं यूनिट 1 के एमसीक्यूज़ पर। तो अब हम यूनिट 2 के ये 20 एमसीक्यूज़ हैं, इनको हम प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोर प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स। अच्छा, हम यूनिट 2 में अभी पढ़कर आए हैं कि रिसर्च एथिक्स के 3 प्रिंसिपल्स थे जिनमें था ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस और जस्टिस। इसके अलावा कई जगहों पर 4 भी हैं जिनमें चौथा जो है वो नॉन मैलिफिसेंस को जोड़ दिया जाता है बेनिफिसेंस की जगह पर। मतलब एक तो है हमारे पास ऑटोनॉमी, एक है बेनिफिसेंस और एक है जस्टिस। तो अमूमन बेनिफिसेंस को नॉन मैलिफिसेंस भी कंसिडर कर लिया जाता है। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोर प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स। अच्छा, जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑप्शंस में एग्जैक्टली ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस या जस्टिस नहीं नज़र आ रहा। लेकिन हम पढ़ते हैं तो हमें देखते हैं क्या समझ में आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ये जो टर्म है ये कह रही है कि मुनाफा बढ़ाना। रिसर्च एथिक्स का मुनाफे से, पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि पैसा जब इन्वॉल्व हो जाता है तो रिसर्च जो है वो अमूमन बायस का शिकार हो जाती है और खराबी की तरफ चली जाती है। तो इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा मुनाफे को बढ़ाने से। पॉपुलर ओपिनियन, रिसर्च एथिक्स का जो काम है वो है इंसानों की के राइट्स का ख्याल करना। तो ज़रूरी नहीं कि जो सबका ओपिनियन होगा हम उस पर ही उसको फॉलो करेंगे। तो पॉपुलर ओपिनियन जो है ये भी रॉन्ग है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये एक अच्छी चीज़ है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होना रिसर्च के लिए, लेकिन ये भी हमारा करेक्ट एक कोर प्रिंसिपल नहीं है रिसर्च एथिक्स का। रिसर्च एथिक्स का एक ख़ास प्रिंसिपल है नंबर 1, वो है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब खुद मुख्तारी। अब खुद मुख्तारी को हम कैसे हासिल करते हैं, इसको कैसे अचीव करते हैं इस प्रिंसिपल को? आप किसी क्लाइंट को या जो पार्टिसिपेंट है उसको कैसे ऑटोनोमस बनाएँगे, वो कैसे ऑटोनोमस होगा? जब वो अपनी रिसर्च जिसमें वो इन्वॉल्व आप उसको कर रहे हैं, उसके बारे में वो जानता होगा और फिर वो अपनी कंसेंट देगा। तो नंबर बी जो है जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के ज़रिए ही हम ऑटोनॉमी प्रिंसिपल को अचीव कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलें अगले एमसीक्यू में हम इस चीज़ को समझते हैं कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट डज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट मीन इन रिसर्च। रिसर्च में इन्फॉर्म्ड कंसेंट का क्या मतलब है? आप इन्फॉर्म्ड वर्ड से तो वाकिफ़ हैं, इन्फॉर्म्ड मतलब वाकिफ़ होना, जानना, इन्फॉर्मेशन से है ये। तो सबसे पहले तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि आप जिस बंदे को, जिस इंसान को अपनी रिसर्च में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। मतलब इन्फॉर्म्ड का मतलब हुआ आप उसको इन्फॉर्मेशन दें, फिर आप उससे कंसेंट लें, उससे रज़ामंदी लें कि क्या वो आपकी रिसर्च में खुद से अपनी मर्ज़ी से शामिल होना चाहता है या नहीं। इसी चीज़ को हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है? टेलिंग द पार्टिसिपेंट व्हाट टू से। ये तो ज़बरदस्ती होगी कि हम उसे बताएँ कि उसने क्या कहना है। मतलब आप कह रहे हैं पर टेलिंग द पार्टिसिपेंट व्हाट टू से, आप उसको बताएँगे कि वो क्या कहेगा, ये गलत चीज़ है। गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से अप्रूवल लेना, इसे हम हॉस्पिटल अप्रूवल कहते हैं। ये भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं है, इसे हम हॉस्पिटल अप्रूवल कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन डी है आस्किंग फॉर मनी, पैसे माँगना। ये भी एक गलत चीज़ है, इसका भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट से कोई ताल्लुक नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट है प्रोवाइडिंग पार्टिसिपेंट्स विद ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्म्ड का मतलब ही है आप उसको पहले इन्फॉर्मेशन दें, फिर आप उसको पार्टिसिपेट करवाएँ अपनी रिसर्च में, वो अपनी रज़ामंदी से पार्टिसिपेट हो। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं नंबर 3 है द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस रिक्वायर्स रिसर्चर्स टू। वो कह रहा है कि बेनिफिसेंस जो प्रिंसिपल है रिसर्च एथिक्स का, इसका मतलब क्या है प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस? हमने पढ़े थे 3 प्रिंसिपल थे ऑटोनॉमी,
ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस और जस्टिस। अमूमन हम बेनिफिसेंस में ही नॉन मेलेफिसेंस को भी ऐड कर लेते हैं, नॉन मेलेफिसेंस को। अच्छा, तो वो कह रहा है कि जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस का क्या मतलब है? ऑप्शन ए कहता है कॉज़ नो हार्म। ये कुछ हद तक ठीक है कि आपने नुकसान नहीं पहुँचाना, लेकिन ये अधूरा है। इसे हम नॉन मेलेफिसेंस कह सकते हैं, लेकिन अभी भी बेनिफिसेंस का वो मानी इसमें नहीं है। बेनिफिसेंस वर्ड निकला है बेनिफिट से, बेनिफिट मतलब फ़ायदा देना, बेनिफिट देना। तो इसका ये मतलब तो कंप्लीट नहीं हुआ। ऑप्शन सी है इग्नोर साइड इफ़ेक्ट्स। आप साइड इफ़ेक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते, ये एक अनएथिकल चीज़ है, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी है फोकस ओनली ऑन फाइनेंशियल गेन, मतलब पैसों के फ़ायदे की तरफ बस देखना, उस पर फ़ोकस करना, तो ये भी एक अनएथिकल चीज़ है। ये भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस क्या है? मैक्सिमाइज़ बेनिफिट्स, आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देने की कोशिश करनी है, एंड मिनिमाइज़ हार्म, और किसी भी तरह के रिस्क को, किसी भी तरह के खतरे को आपने कम से कम रखना है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं, नंबर 4, कॉन्फिडेंशियलिटी इन रिसर्च रेफर्स टू। अच्छा, आप कॉन्फिडेंशियल वर्ड से भी वाकिफ़ होंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी, ये वर्ड निकला है कॉन्फिडेंशियल से। आपने अक्सर ये लफ़्ज़ सुना होगा कॉन्फिडेंशियल फाइल्स या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब हसास या सीक्रेट मालूमात। तो इसका हम मतलब ले सकते हैं सीक्रेट से। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है सीक्रेट रखना, राज़ रखना। किसको राज़ रखना है आपने? आपने अपने पार्टिसिपेंट्स की इन्फॉर्मेशन को, उनसे लिए गए जो आपने डेटा है उसको सीक्रेट रखना है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। कौन-सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन बी, मेकिंग डेटा एनोनिमस। एनोनिमस मतलब उसको कोई भी, उसको एनोनिमस रखना है, उसको सीक्रेट रखना है आपने किस डेटा को। टू प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट के डेटा को आपने एनोनिमस रखना है, सीक्रेट रखना है। क्यों सीक्रेट रखना है? ताकि वो किसी भी तरह के खतरे से, किसी भी तरह के रिस्क से वो महफूज़ रहें। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। हाइडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ से इन्फॉर्मेशन छुपाना, नहीं, ये करेक्ट आंसर नहीं है। अथॉरिटीज़ जैसे आपकी हॉस्पिटल या रिसर्च बोर्ड जो है, एथिकल बोर्ड, उनसे आप इन्फॉर्मेशन को नहीं छुपाएँगे, बल्कि उनसे तो आप रिव्यू लेंगे, उनको आप मतलब उनसे आप परमिशन लेते हैं, तो उनसे आप इन्फॉर्मेशन नहीं छुपा सकते। डिस्ट्रॉइंग रिकॉर्ड्स, ये भी एक अनएथिकल चीज़ है, ये भी ऑप्शन गलत है। शेयरिंग रिजल्ट्स ऑन सोशल मीडिया, ये तो बिल्कुल ही सीक्रेसी की और कॉन्फिडेंशियलिटी की खिलाफ वर्जी है, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अनएथिकल इन रिसर्च। रिसर्च में क्या है जो अनएथिकल है, क्या है जो एथिक्स के खिलाफ है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रिस्पेक्टिंग पार्टिसिपेंट राइट। आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हिस्सेदार हैं, आपने जो लोग मिलाए हैं अपनी रिसर्च में, उनके हकूक़ का ख़्याल रखना। ये चीज़ क्या अनएथिकल है? नहीं, ये अनएथिकल नहीं है, ये तो एक अच्छी चीज़ है। फैब्रिकेटिंग डेटा, मतलब खुद से ही कोई डेटा प्रोड्यूस कर लेना, मतलब आपके पार्टिसिपेंट्स ने अगर डेटा नहीं दिया या डेटा कुछ और दिया है, तो आप उसको फैब्रिकेट कर लें, मतलब कुछ और बना दें उसको, अपनी तरफ से कुछ भी डाल दें। तो हाँ, ये एक अनएथिकल चीज़ है, ये एक गलत चीज़ है। तो ये एक अनएथिकल है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं हम इसके क्या हैं। बाकी ऑप्शंस हैं ऑब्टेनिंग एथिक्स कमिटी अप्रूवल, ये भी एक अच्छी चीज़ है, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। प्रोवाइडिंग कंसेंट फॉर्म्स, ये भी ऑटोनॉमी की और इन्फॉर्म्ड कंसेंट की एक अच्छी चीज़ है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी हमने जो पढ़ा था, फैब्रिकेटिंग डेटा, मतलब खुद से ही मालूमात बना लेना, खुद से डेटा बना लेना। क्लाइंट ने, पार्टिसिपेंट ने कुछ और दी हो, लेकिन आप खुद से कुछ बना लेते हैं, तो ये गलत चीज़ है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं, वो है नंबर 6, व्हिच एथिकल प्रिंसिपल एंश्योर्स दैट पार्टिसिपेंट्स आर ट्रीटेड फेयरली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, ये जो टर्म है ना, फेयरली और डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये आपने हमेशा याद रखना, ये आएगा जस्टिस के साथ। जस्टिस मतलब इंसाफ। इंसाफ का ही मतलब होता है फेयर डीलिंग्स, ठीक है? उसी को हम जस्टिस कहते हैं, मतलब साफ रखना अपने मामलात को, मतलब जस्टिस से काम लेना, अदलो-इंसाफ से काम लेना। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, आपने जब अपने पार्टिसिपेंट्स को ऐड करना है, तो आपने किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कह सकते हैं नस्ल परस्त कह सकते हैं, या किसी भी चीज़ की बुनियाद पर आपने
डिस्क्रिमिनेट नहीं करना लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी रिसर्च में सिर्फ़ गरीबों को ही ऐड करें क्योंकि आपको लगता है कि वो जल्दी से ऐड हो जाएँगे, आसानी से ऐड हो जाएँगे, या आप स्याफ़ाम जो ब्लैक लोग हैं उनको आप डिस्क्रिमिनेट करके ऐड कर लें, ठीक है? उन पर ऐसी चीज़ें करें जो रिस्क वाली हों, और जो दूसरे नॉर्मल या व्हाइट लोग हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उन पर आप रिस्की एक्सपेरिमेंट्स ना करें। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है कि आप कुछ लोगों के साथ कुछ चीज़ करते हैं लेकिन दूसरों के साथ वो नहीं करते, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। आपने जस्टिस के प्रिंसिपल का ख़्याल रखते हुए ऐसा नहीं करना। तो फेयरली जब आप अपने मामलात को डील करेंगे, अपनी रिसर्च को डील करेंगे और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, तो वो प्रिंसिपल नंबर कौन-सा है? नंबर ऑप्शन बी, जस्टिस। बाकी क्या है, बेनिफिसेंस का मतलब होता है फ़ायदा देना, बेनिफिट देना, इसका कोई ताल्लुक नहीं है फेयरनेस या डिस्क्रिमिनेशन से। वेरासिटी कहते हैं ट्रुथफुलनेस को, सच्चाई को। सच्चाई का भी फेयरनेस या डिस्क्रिमिनेशन से कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। इंटेग्रिटी हम कह सकते हैं अपने, ऑनेस्टी कह सकते हैं, असूल परस्त कह सकते हैं, जो मतलब रूल्स फ़ॉलो करे, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, जस्टिस इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू में ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है, वो अपने पार्टिसिपेंट्स को ऐड करते हुए, मतलब कुछ लोग हैं उनको वो ऐड करना चाहता है रिसर्च में, तो वो क्या करता है कि वो पूरी बात नहीं बताता, पूरी खुलकर तफ़सील नहीं बताता रिसर्च के बारे में। तो इस चीज़ से हम कौन से प्रिंसिपल की वॉयलेशन कर रहे हैं, खिलाफ वर्ज़ी कर रहे हैं? मैंने आपको बताया था 3 प्रिंसिपल थे, ऑटोनॉमी, बेनिफ बेनिफिसेंस और जस्टिस। ऑटोनॉमी कैसे अचीव करते हैं हम? ऑटोनॉमी अचीव करते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट से। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, आप पहले इन्फॉर्म करेंगे अपने पॉसिबल पार्टिसिपेंट्स को, फिर वो कंसेंट देंगे, अपनी रज़ामंदी देंगे। लेकिन अगर आप विदहोल्ड कर रहे हैं, आप पूरी इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे, तो कौन से प्रिंसिपल की खिलाफ वर्ज़ी होगी? वो होगी ऑटोनॉमी की। नंबर वैसे तो ये जो डायरेक्टली इस प्रिंसिपल की खिलाफ वर्ज़ी है वो तो है ऑटोनॉमी। लेकिन अगर हम इसमें स्पेसिफिक जाएँ, तो ऑटोनॉमी को ये स्पेसिफिकली जिसमें ये वायलेट करता है वो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर यहाँ पर ऑटोनॉमी नहीं होता तो अगर इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं होता तो बेस्ट ऑप्शन ऑटोनॉमी था। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक जाएँ, वैसे तो ऑटोनॉमी की भी वायलेशन हुई है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली जाएँ तो यहाँ पर इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो ऑटोनॉमी के ही एक सब प्रिंसिपल है, उसकी वायलेशन हुई है। क्योंकि आपने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। यहाँ पर की टर्म जो है वो है विथहोल्डिंग इन्फॉर्मेशन। आपने इन्फॉर्मेशन को रोका हुआ है, आप बता ही नहीं रहे पार्टिसिपेंट को कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो ये खिलाफ वर्ज़ी है इन्फॉर्म्ड कंसेंट की। इसमें जस्टिस की कोई वॉयलेशन नहीं हुई, कॉन्फिडेंशियलिटी की भी कोई वॉयलेशन नहीं, हम ये पढ़ चुके हैं क्या है जस्टिस क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, और ऑटोनॉमी मैं बता चुका हूँ ये सब। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। अच्छा, एथिक्स रिव्यू बोर्ड या जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड थे, हमने उनके बारे में पढ़ा था कि वो क्या करते हैं, वो हमारी रिसर्च जो हम करना चाहते हैं उसको सुपरवाइज़ करते हैं और उसकी एक परमिशन देते हैं कि आप इसको कर सकते हैं या नहीं। या वो सुपरवाइज़ भी करते हैं और वो किसी भी पॉइंट पर रिसर्च को रोक सकते हैं अगर कुछ भी रिसर्च में अनएथिकल है। तो इस क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है कि एथिक्स रिव्यू बोर्ड या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड भी जिसे हम कहते हैं, उसका पर्पज़ क्या है? क्या उसका पर्पज़ है हॉस्पिटल पॉलिसीज़ को रिव्यू करना? नहीं। क्या उसका पर्पज़ है आर्टिकल्स को अप्रूव करना? ये तो जर्नल्स का काम है, ये भी नहीं। जर्नल्स मतलब ऑप्शन डी है प्रमोट ड्रग सेल्स, इसका सेल्स से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन सी है एन्श्योर द एथिकल कंडक्ट ऑफ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन्स, हाँ, ये ऑप्शन सही है। एथिकल रिव्यू बोर्ड क्या करते हैं कि वो इस चीज़ को यकीन दहानी करते हैं, एन्श्योर करते हैं कि किसी भी तरह की रिसर्च में किसी भी इंसान के कोई राइट्स को वायलेट ना किया जाए और एथिक्स को फॉलो किया जाए, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है वो थोड़ा-सा ट्रिकी है कि डिसेप्शन, मतलब आप डिसेप्ट करें, डिसीव करें, तो ये चीज़ कब पॉसिबल है? कब आप कर सकते हैं डिसेप्शन? डिसेप्शन हम कह सकते हैं कि कंप्लीट बात ना बताना, सच ना बताना, थोड़ा-सा मतलब थोड़ा धोखे में रखना, आप इसे कह सकते हैं। तो ऐसा कब करते हैं रिसर्च में? ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ कन्वीनिएंट, नहीं, जब ये आसान लगे। अब मैं इसकी एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। आप फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वीडियो में जब हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि हैंड हाइजीन पर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं,
तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैंड हाइजीन पर रिसर्च कर रहे हैं और आप अपने वार्ड में हैंड हाइजीन की कंप्लायंस देख रहे हैं कि मतलब आपके वार्ड में कितने कितने परसेंट स्टाफ जो है वो हाथ धोते हैं प्रोसीजर्स करने से पहले। तो अगर आप ये चीज़ उनको पहले ही बता देंगे कि आपकी रिसर्च जो है वो हाथ धोने पर है और आप देखना चाहते हैं कि रिसर्चर्स कितने हाथ धोते हैं, तो इससे क्या होगा कि वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, वो हाथ ज़्यादा धोने लग जाएँगे उस दिन जिस दिन आपने रिसर्च करनी होगी, अगर कंपेयर करें जो पिछले दिनों से। तो इससे क्या होगा, आपके पास जो सही डेटा है ना, वो कलेक्ट नहीं होगा आपके पास। इसलिए हम सिर्फ़ तब डिसेप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं जब हमें एथिक्स की कमिटी जो है, वो इस चीज़ की इजाज़त दे, उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व ना हो या हो भी, तो वो बेनिफिट के मुकाबले में बहुत हल्का-सा हो और इसका कोई अल्टरनेटिव ना हो। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल से समझाया कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप हाथ धोने पर कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर आप पहले ही बता देंगे कि मैं हाथ धोने पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो वो लोग क्या करेंगे, वो खुद से वो ज़्यादा करने लग जाएँगे वो, मतलब हाथ धोने लग जाएँगे। इससे क्या होगा कि आपके जो रिज़ल्ट्स हैं ना, वो ठीक नहीं आएँगे। अगर वो आम दिनों में हाथ इतने नहीं धोते थे, तो आपकी रिसर्च आप ऐसे बताएगी कि वो तो बहुत ज़्यादा हाथ धोते हैं। तो इससे आपकी रिसर्च में एक गलत डेटा आ जाएगा। तो इसे हमने कब-कब नहीं करना, जब ये आसान हो, नहीं, आसानी के लिए हम ये यूज़ नहीं करते। अगर पार्टिसिपेंट्स एग्री करें ब्लाइंडली, तब भी नहीं करेंगे हम, और रिसर्चर को फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, नहीं, तब भी नहीं। सिर्फ़ हमें तब चाहिए, तब इसको यूज़ कर सकते हैं जब एथिक्स की कमिटी खुद इस चीज़ को अलाउ करे। नेक्स्ट एमसीक्यू है वल्नरेबल पॉपुलेशंस के बारे में। ये भी हम बात कर चुके हैं वीडियो में कि वल्नरेबल पॉपुलेशंस कौन-सी हैं। वल्नरेबल पॉपुलेशन हम कह सकते हैं माशरे के वो गरीब या कमज़ोर तबके के लोग जो अपना फ़ैसला साज़ी का उस तरह से ताकत नहीं रखते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन, ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास मतलब उसके साथ 2 जानें इन्वॉल्व हैं, वो एक कमज़ोर हालत में है, वो एक वीक कंडीशन में है, तो हम इसे वल्नरेबल पॉपुलेशन कह सकते हैं। उसके अलावा प्रिज़नर्स, जेल के कैदी, वो भी क्योंकि अपना हक खुद नहीं रखते, नहीं वो बोल सकते, उन पर अक्सर तशद्दुद और ज़ुल्म किया जाता है, तो वो वल्नरेबल पॉपुलेशन है। वो उस तरह से ताकतवर नहीं है, उस तरह से खुद मुख्तार नहीं है। नर्सेज़ नर्सेज़ जो हैं, ये नहीं है वल्नरेबल पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि नर्सेज़ जो हैं वो खुद मुख्तार हैं, वो ताकतवर हैं, वो कुछ भी अपना जो फ़ैसला है वो खुद कर सकते हैं। वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में वो वल्नरेबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर है नर्सेज़। उसके अलावा ऑप्शन है डी, ऑप्शन चिल्ड्रन, बच्चे, वो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन ही हैं, क्योंकि वो छोटे हैं, वो बातों को समझ नहीं सकते, वो फ़ैसला नहीं कर सकते कई चीज़ों का, तो वो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है। करेक्ट आंसर था नर्सेज़, क्योंकि नर्सेज़ जो हैं वो ऑटोनोमस हैं, वो खुद मुख्तार है, तो वो वल्नरेबल पॉपुलेशन नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एथिकल नर्सिंग रिसर्च मस्ट एडहियर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ। अच्छा, हमने पढ़े थे प्रिंसिपल्स नर्सिंग रिसर्च के जो एथिक्स थे, रिसर्च एथिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे 3, तो वो किस पर बेस होते हैं, कहाँ से वो आए हैं? वो आए हैं बेलमेंट रिपोर्ट से। वो किसी ट्रेडिशन से नहीं आए, वो कोई पॉलिटिकल एजेंडा से नहीं है उनका कोई ताल्लुक, और वो कोई सिर्फ़ हॉस्पिटल के रूल्स नहीं हैं। वो बेलमेंट रिपोर्ट जो एक यूएस में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, मतलब एक रिपोर्ट थी, जो अनएथिकल रिसर्चेज़ के बाद सामने आई थी, तो ये उसके दिए गए 3 प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द प्राइवेसी ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर चीज़ है प्रोटेक्ट द प्राइवेसी, मतलब सीक्रेसी कह सकते हैं। प्राइवेट रहना मतलब सीक्रेट रहना। किसको? रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को। तो आप में ये भी चीज़ हम देख चुके हैं कि जहाँ हमने डेटा को सीक्रेट रखना होता है पार्टिसिपेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी या एनोनिमिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी। एनोनिमस से निकला है, मतलब कोई नाम ना हो जिसका, जो सीक्रेट हो, राज़दार हो, एनोनिमस। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। किस प्रिंसिपल से, किस चीज़ को फ़ॉलो करके हम पार्टिसिपेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी प्राइवेसी को? एनोनिमिटी से। ओरल रिपोर्ट से नहीं कर सकते, मुँह से बोली जाने वाली रिपोर्ट्स नहीं, इससे तो बल्कि खतरा होता है किसी भी तरह की लीक होने का इन्फॉर्मेशन। पब्लिक सर्वेज़ नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल्स, ये भी नहीं है। बेस्ट ऑप्शन है एनोनिमिटी।
अगला एमसीक्यू है कि रिसर्च जो पेशेंट केयर से रिलेटेड होती है, मतलब हॉस्पिटल में होने वाली जो रिसर्चेज़ हैं, उनमें ऑप्शंस में कौन-सा प्रिंसिपल जो है वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है? जो हॉस्पिटल में रिसर्चेज़ होती हैं उनमें ये जो ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन-सा प्रिंसिपल, कौन-सा जो इश्यू है वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है? देखते हैं ऑप्शंस। मार्केट ट्रेंड्स जो चीज़ है इसका ताल्लुक बिज़नेस से है, इसका ताल्लुक एथिक्स से नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब मुनाफ़ा, पैसा, तो पैसों का भी कोई ताल्लुक नहीं है, मुनाफ़े का कोई ताल्लुक नहीं है नर्सिंग रिसर्च से या एथिक्स से, तो ये भी गलत है। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी, हाँ, कॉन्फिडेंशियलिटी एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, इसका ख़्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट केयर से रिलेटेड रिसर्चेज़ हैं, मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड, उनमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा होता है, जैसे मेडिकल हिस्ट्री, नर्सिंग की हिस्ट्री या डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट की डिटेल्स, इस तरह से बहुत सारा डेटा यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, जो कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा वेरासिटी है, मतलब सच बोलना, ये एक अच्छा प्रिंसिपल ज़रूर है, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल नहीं है। तो एथिक्स में जो एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी जो है ये ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। इस एमसीक्यू में वो कह रहा है कि कौन से प्रिंसिपल में हम इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो लोग हैं, उनके पास ये हक है कि वो अपने फ़ैसला साज़ी खुद करें। ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं, 3 प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े थे, ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस और जस्टिस। इसमें कौन से प्रिंसिपल में पार्टिसिपेंट्स के पास ये हक होता है कि वो अपना फ़ैसला खुद करेंगे कि वो रिसर्च में शामिल होना चाहते हैं या नहीं? आप इसका जवाब जानते हैं, इसका बेस्ट आंसर है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब खुद मुख्तारी, और प्रिंसिपल नंबर 1। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। तो जब हम रिसर्च करते हैं, एथिकल रिसर्चेज़, मतलब नॉर्मल रिसर्चेज़ जो अच्छी हैं, एथिकल हैं, तो उनका अप्रूवल हम किससे लेते हैं? क्या हम उसका अप्रूवल किसी हॉस्पिटल के जैनिटर से लेते हैं? नहीं। क्या हम किसी नर्सिंग सुपरवाइज़र से सिर्फ़ लेते हैं? नहीं। लेते हैं, लेकिन सिर्फ़ इससे नहीं लेते, क्योंकि यहाँ ओनली लिखा है तो ये गलत है। किसी से नहीं लेते, नो वन, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अप्रूवल लाज़मी होता है, और किससे लेना होता है? इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से, जिसे हम एथिक्स कमिटी भी कह सकते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है। यहाँ से अप्रूवल लेना लाज़मी होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है कि अगर आपकी रिसर्च में कोई पार्टिसिपेंट ये कहता है, बीच में चलती हुई रिसर्च में, कि वो अब आपकी रिसर्च से निकलना चाहता है, वो मज़ीद इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो आप इसमें इस सूरत में क्या करेंगे? ऑप्शन ए कहता है कि आप उनको कन्विंस करेंगे ठहरने के लिए, इसका मतलब आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे और उनको कायल करने की कोशिश करेंगे, तो ये गलत चीज़ है। ऑटोनॉमी जो है वो कहती है कि इस चीज़ का फ़ैसला वो खुद करेंगे बगैर किसी ज़बरदस्ती के, तो ये ऑप्शन गलत है। इग्नोर द रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट को इग्नोर करना, वो चाह रहा है कि मैंने निकलना है इस रिसर्च से और आप उसको इग्नोर करेंगे, तो ये एक अनएथिकल चीज़ है, ये भी गलत है। कंटिन्यू द रिसर्च सीक्रेटली, मतलब उसको बताए बगैर आप रिसर्च चलाए रखेंगे, ये भी एक अनएथिकल चीज़ है, गलत चीज़ है, ये भी नहीं करनी। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। वो क्या है? रिस्पेक्ट देयर डिसीजन, उनके डिसीजन की आपने कदर करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, और डेटा मज़ीद उससे नहीं लेना, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है मैं नॉन मेलिफिसेंस के बारे में, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, नॉन मेलिफिसेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया था, नॉन मतलब नो, मेलिफिसेंस मतलब नुकसान या हार्म। तो नॉन मेलिफिसेंस का सिंपल मतलब है नो हार्म, मतलब कोई नुकसान नहीं होना चाहिए आपकी रिसर्च में किसी भी पार्टिसिपेंट को। तो बेस्ट आंसर क्या है? डूइंग नो हार्म, आपकी रिसर्च से किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी ऑप्शन देखते हैं। मैक्सिमाइजिंग रिवॉर्ड, नहीं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है नॉन मेलिफिसेंस से। पब्लिशिंग पेपर, ये भी एक अलग चीज़ है, इसका नॉन मेलिफिसेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। रिक्रूटिंग पार्टिसिपेंट्स, ये भी गलत है। बेस्ट आंसर है डूइंग नो हार्म, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। नेक्स्ट एमसीक्यू में वो कह रहा है कि इनमें से जो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें ग्लोबली आउटलाइन किया गया था, पूरी दुनिया के लिए रिसर्च प्रिंसिपल्स दिए गए थे, एथिक्स प्रिंसिपल्स दिए गए थे रिसर्चेज के लिए। तो ये थोड़ा-सा आपको मुश्किल लगेगा। देखते हैं ऑप्शन। जिनीवा प्रोटोकॉल। जिनीवा प्रोटोकॉल जो था ये जंगों वगैरह के लिए दिया गया था कि जंग में किन चीज़ों का हथियारों का यूज़ अलाउड है और किन का नहीं। इसमें केमिकल हथियार, बायोलॉजिकल हथियारों के बारे में था। इसका रिसर्च से कोई ताल्लुक नहीं था।
तो जिनीवा प्रोटोकॉल ये ऑप्शन नहीं है। फ्लोरेंस कोड ये भी कोई ऐसा इसमें वो नहीं था, एथिकल प्रिंसिपल्स इसमें नहीं थे रिसर्च के बारे में, तो ये भी गलत है। हिपोक्रेटिक लॉ ये मेडिकल ओथ से रिलेटेड है, जो अक्सर आपने सुना होगा, डॉक्टर्स वगैरह एक ओथ लेते हैं तो इसका ताल्लुक उससे है, इसका रिसर्च एथिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। बचता है ऑप्शन नंबर सी, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी जो है ये दिया गया था वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। ये तकरीबन शायद 1964 में ये प्रपोज़ किया गया था और उसके बाद ये मल्टीपल टाइम्स इसको अपडेट भी किया गया था। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये दिया गया था। इसका मकसद था कि रिसर्च से रिलेटेड जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, उनको ग्लोबली मतलब प्रपोज़ किया जाए, ग्लोबली उनको दिया जाए। वो जो आपने पढ़ा है बेलमेंट रिपोर्ट, वो स्पेसिफिकली यूएस में दिया गया था। उसकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट ज़रूर करती है, लेकिन वो स्पेसिफिकली यूएस रिलेटेड था। अमेरिका में वो दिया गया था, कब दिया गया था? जब वो सिफिलिस स्टडी जो हुई थी, टस्कीगी सिफिलिस स्टडी जो एक अनएथिकल रिसर्च थी, उसके बाद ये यूएस में वो दी गई थी बेलमेंट रिपोर्ट। वो वैसे तो यूएस रिलेटेड थी, लेकिन उसकी पूरी दुनिया ने रिस्पेक्ट की थी। पूरी दुनिया अक्सर उसको कभी-कभी मतलब यूज़ करती है, लेकिन जो ग्लोबली आउटलाइन की गई थी वो थी डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। ये वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से दी गई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर कोई रिसर्चर रिसर्च करते हुए किसी भी डेटा को खुद से मॉडिफाई करे, चेंज करे, फैब्रिकेट करे, ये हम टर्म पढ़ कर आए थे, फैब्रिकेट करना, मतलब खुद से ही डेटा प्रोड्यूस करे, ठीक है? तो ये क्या है? ये इंटेग्रिटी है, मतलब ये उसकी ईमानदारी है कि वो क्या वो प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है? नहीं, वो तो गलत काम कर रहा है। स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट, क्या वो डेटा को खुद से चेंज करके क्या वो स्टैट्स में कोई एडजस्टमेंट कर रहा है? नहीं, इसका ताल्लुक तो उससे भी कुछ नहीं है। मिसकंडक्ट, क्या वो एक गलत चीज़ कर रहा है रिसर्च से, एथिक्स से रिलेटेड गलत चीज़ मिसकंडक्ट? हाँ, वो एक गलत चीज़ कर रहा है। पीर रिव्यू, क्या वो किसी से रिव्यू करवा रहा है अपने कलीग से? नहीं, ये भी गलत है। तो बेस्ट आंसर है मिसकंडक्ट। वो डेटा को चेंज करके, मॉडिफाई करके, फैब्रिकेट करके मिसकंडक्ट कर रहा है, गलत काम कर रहा है। लास्ट एमसीक्यू है रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च में हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है, हम इसको भी पढ़ चुके हैं। ये हम किससे लेते हैं? क्या हम नर्स से लेंगे या हम हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन से लेंगे? हम एथिक्स की कमेटी से लेंगे, किससे लेंगे? इन्फॉर्म्ड कंसेंट हमेशा उस बंदे से लिया जाता है जिसको आप अपनी रिसर्च में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं। तो बेस्ट आंसर है पार्टिसिपेंट। आप डायरेक्टली पार्टिसिपेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे, ये है बेस्ट आंसर, ना आप नर्स से लेंगे। हाँ, अगर आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी रिसर्च में तो लेंगे, लेकिन यहाँ पर बेस्ट आंसर है पार्टिसिपेंट। अगर नर्स पार्टिसिपेंट है तो हाँ, ये हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली पार्टिसिपेंट से आप लेते हैं। एथिक्स कमेटी से लेते हैं? नहीं, उससे नहीं लेते। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से लेते हैं? नहीं, उससे भी नहीं लेते। तो दोस्तों ये थे 20 एमसीक्यूज़ जो हमारे टीचर ने दिए हैं, ये पास्ट पेपर्स में भी आए हुए हैं। हमने इसकी अभी प्रैक्टिस की है और हमारे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिफ्रेश हुए हैं, रिव्यू हुए हैं, दोबारा से हमने दोहराए हैं। तो उम्मीद है इससे आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।